हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 7 का पहले 2 वीडियो आ चुका है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था इसलिए इसको 3 वीडियो में करना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से पढ़ना है। तो हम लोग किस चीज़ का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे? तो वाटर का, है ना, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर का, सॉरी वेव्स एंड करेंट्स का। ठीक है, तो वेव्स एंड करेंट्स का इरोजनल हम लोग पढ़ लिए थे, उसका डिपोजिशनल से हम लोग को पढ़ना है। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला यहाँ पे जो आता है वह बीचेज एंड ड्यून्स। ठीक है, तो बीचेज तो आप लोग नॉर्मली समझते होंगे, समुद्र किनारे जो बीच होता है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो बीचेज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट लाइन्स दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन बट मे अकर पैचेज अलोंग इवन द राइज सोर्स। तो क्या जा रहा है कि बीचेज कहाँ होते हैं? तो सोर्स पे होते हैं, यानी किनारे पे होते हैं। ठीक है, शोर लाइन्स पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेकिंग ऑफ द बीचेज बिकम फ्रॉम लैंड कैरिड बाय स्ट्रीम्स एंड रिवर। तो बीचेज में जो जमा किया जाता है, जो सेडिमेंट बीचेज पे जमा किया जाता है, वो कहाँ से आता है? तो रिवर्स के द्वारा समुद्र में लाए जाते हैं। रिवर्स के द्वारा इरोजनल पर, मतलब कि इरोजन करके लाए जाते हैं, वही आकर के यहाँ पे डिपोजिशन होता है समुद्र किनारे, तो उसी को हम लोग बीचेज बोलते हैं। सैंडी बीचेज विच अपीयर सो परमानेंट में बी रिड्यूस टू अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ कोर्स पेबल इन सम अदर रीजन्स। तो कहा जा रहा है कि सैंडी बीचेज भी होते हैं, कहीं कहीं पतले बीचेज होते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा बड़े बीचेज होते हैं। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द बीचेज द सैंड लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल डिपोजिट सैंड ड्यून्स। कहा जा रहा है कि बीच के आसपास भी यदि देखा जाए तो सैंड जो है वहाँ से उड़ करके, मतलब कि हवा के कारण वहाँ से उड़ करके एक जगह जाकर जमा हो जाता है, इसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेज पैरेलल टू द कोस्टलाइन आर वेरी कॉमन अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो कहा जा रहा है कि जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है वहाँ पे सैंड ड्यून्स, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं बीचेज किनारे, है ना, बीचेज के पास भी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बार्स, बैरियर्स एंड स्प्लिट्स के बारे में। ठीक है, तो ऑफशोर बार के बारे में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। ऑफशोर बार एक्चुअली है क्या? द रीज ऑफ सैंड एंड सिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफशोर जोन। तो कहा जा रहा है ऑफशोर जोन यानी कि जो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लो टाइड वाटर लाइन टू द सी बॉर्ड, मतलब कि जो लो टाइड का जो वाटर लाइन होता है, ठीक है, मतलब समुद्र जैसे मान लीजिए कि यहाँ है, तो उसका लो टाइड का जहाँ तक वाटर लाइन है वहाँ से सी के किनारे, जैसे हाई टाइड का वाटर लाइन यहाँ पे होगा तो लो टाइड का वाटर लाइन इसके किनारे होगा। मान लीजिए समुद्र यहाँ पे है, ठीक है, मतलब समुद्र से दूर जाएंगे तो पहले लो टाइड का वाटर लाइन आएगा, उसके बाद हाई टाइड का वाटर लाइन आएगा। ठीक है, तो लो टाइड का जो वाटर लाइन होता है वहाँ से समुद्र के बीच का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे सैंड का जो फॉर्मेशन होता है lying approximately parallel to the coast is called offshore bar. An offshore bar which is exposed due to the further addition of sand is called barrier bar. तो जैसे मान लीजिए कि बालू यहाँ पे जमा होते जा रहा है, बड़ा थोड़ा ऊंचा होते जमा होते जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑफशोर बार। वही और ऊंचा हो जाए तो उसको बोलेंगे बैरियर बार। द ऑफशोर बार एंड बैरियर कॉमनली फ्रॉम अक्रॉस द माउथ ऑफ रिवर। तो ये नॉर्मली कहाँ पे होते हैं? तो रिवर के माउथ के पास ऐसे जमा होते हैं। समटाइम्स सच बैरियर बार गेट कीड अप टू द वन एंड ऑफ द बे एंड व्हेन दे आर कॉल्ड स्प्लिट। तो कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे बैरियर कीड अप टू वन एंड ऑफ द बे। तो जैसे जहाँ पे बे बनता है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे डेल्टा वाला रीजन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही तरफ जब इस तरह का दीवार बन जाए, है ना, किसी एक डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग स्प्लिट्स बोलते हैं। स्प्लिट्स का एक यहाँ पे एग्जाम दिया गया है, फोटो यहाँ पे दिया गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये स्प्लिट्स, ये जो फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रहा है बालू का इस तरह से बन गया, इसको स्प्लिट्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें का स्मॉल ओपनिंग होता है जिसके सहारे पानी यहाँ पे आता है। कंप्लीटली यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट नहीं होता है सोर्स से। ठीक है, तो आगे यहाँ पे दिया ड्यू नो द कोस्टल ऑफशोर बार्स ऑफर द फर्स्ट बफर और डिफेंस अगेंस्ट स्टॉर्म और सुनामी। तो क्योंकि जैसा कि बताएं कि समुद्र है, इसका लो टाइड लाइन है, यहाँ पे इसका हाई टाइड लाइन है, तो ये इसके बीच में कहीं एक दीवार बन जाता है बालू का, है ना, तो वो जो क्या करता है कि सुनामी के पहले प्रोटेक्शन है, मतलब सुनामी से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सुनामी में क्या होता है कि पानी बहुत ऊंचा आता है इधर, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो दीवार बहुत ज़्यादा ऊंचा हो तो सुनामी को रोक सकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग को बफर के रूप में काम करता है, सुनामी से हम लोग को बचाता है। देन कम द बैरियर, उसके बाद जैसे ऑफशोर बार के बाद बैरियर, उसके बाद बीच, फिर बीचेज, ड्यून्स और उसके बाद मैंग्रोव्स, है ना, ये सब जो है हम लोग को बचाते हैं सुनामी से। सुनामी का जो ये सब यदि न रहे तो सुनामी का डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा होगा। ठीक है, सो वी डू एनीथिंग विच डिस्टर्ब द सेडिमेंट बजट एंड द मैंग्रोव्स अलोंग द कोस्ट दिस कोस्टल फॉर्म विल बी गेट इरोडेड। तो कहा जा रहा है कि यदि हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण इन लोग को नुकसान पहुंचता है, जैसे जो बैरियर है, बार्स हैं, उनको यदि कुछ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है उनको यदि नुकसान पहुंचता है, तो फिर सुनामी का वेव सबसे पहले लैंड एरिया को स्ट्राइक करेगा और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा अभी के मुकाबले। तो ये था वेव एंड करेंट का डिपोजिशनल फॉर्म। ठीक है, तो क्या क्या था एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़े बीचेज एंड ड्यून्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद थीम था बार्स, बैरियर्स एंड स्प्लिट्स। ठीक है, बार्स, बैरियर्स एंड स्प्लिट्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग विंड का यहाँ पे पढ़ते हैं, विंड का कैसा इरोजन होता है, विंड का इरोजनल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो विंड इज वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट इन हॉट डेजर्ट। तो कहा जा रहा है कि जैसे हर किसी का इरोजन का अपना अपना एरिया होता है। जैसे वाटर के द्वारा इरोजन कहाँ पे होगा? समुद्र किनारे होगा। ठीक है, फिर जो रनिंग वाटर है, ठीक है, उसके द्वारा इरोजन कहाँ पे होगा? तो इनलैंड एरिया में होगा, जैसे रिवर के द्वारा इरोजन होता है। ग्लेशियल इरोजन कहाँ होगा? ग्लेशियर के कारण इरोजन पहाड़ पे होगा। अब ग्लेशियर प्लेन इलाके में तो आ नहीं सकता है।
उसी तरह से विंड के कारण इरोजन कहाँ होता है, तो मेनली ये डेजर्ट में होता है, ठीक है। ऐसे होता है पहाड़ी एरिया में, डेजर्ट एरिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका असर उधर ही देखा जाता है। ऐसे नॉर्मली प्लेन एरिया में भी विंड के कारण इरोजन होता है, लेकिन ज़्यादा असर वहीं पे होता है पहाड़ी इलाके या फिर डेजर्ट वाले इलाके में, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट में जो बालू होता है हवा के साथ उड़ करके काफ़ी दूर दूर तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि विंड ऑल्सो मूव अलोंग द डेजर्ट फ्लोर विथ ग्रेट स्पीड एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ क्रिएट टर्बुलेंस। तो हम लोग इसके कारण इरोजनल देख लेते हैं कि इसके कारण इरोजन क्या क्या होता है, ठीक है। हम लोग इसके कारण इरोजन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे हम इसको डायग्राम की मदद से समझाएंगे। एनसीईआरटी के बुक का सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि इसमें पिक्चर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीड्स आई थिंक सबको ज़्यादा समझ में आया होगा बार्स और बैरियर्स के मुकाबले, है ना। तो जहाँ पे यदि पिक्चर हम लोग को मिल जाता है अच्छे से, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी इसका इरोजनल लैंडफॉर्म है ना, विंड के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म है, इसको मतलब कि ऐसे बिना पिक्चर के समझाना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पिक्चर कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या पेडिमेंट्स है, पेडिप्लेन्स है। उसके बाद यदि देखा जाए तो प्लायाज है, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, हम एक एक करके पिक्चर के द्वारा समझाएंगे। तो सबसे पहले पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन्स, उसके बाद प्लायाज, उसके बाद डिफ्लेशन हैलो एंड केव्स, है ना, डिफ्लेशन हॉलो एंड केव्स। नेक्स्ट है मशरूम रॉक, टेबल रॉक एंड पेडेस्टल रॉक, ठीक है। ये सब इसके इरोजनल फॉर्म है। कौन कौन है, तो पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स, प्लायाज, उसके बाद डिफ्लेशन हॉलो एंड केव्स, नेक्स्ट है मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक, ठीक है। तो इतना को हम लोग पहले समझने जा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेडिमेंट किसको बोलते हैं, आप यहाँ पे पेडिमेंट यहाँ भी दिखाया गया। जैसे कोई पहाड़ी इलाका है, तो जो स्लोप के पास वाला जो इलाका होगा, जहाँ पे पहाड़ और स्लोप का मिक्सचर वाला एरिया होगा, है ना। जैसे यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री तो होता नहीं कि यहाँ तक पहाड़ है और यहाँ से प्लेन है। एक्चुअली होता क्या है कि स्लोप वाले इलाके से हल्का मिट्टी मिलना चालू हो जाता है, फिर धीरे धीरे कंप्लीटली मिट्टी में बदल जाता है। तो जो ट्रांजिशन फेज वाला इलाका होता है वो इस शेप का लगभग होता है ना, कर्वेचर शेप का होता है। तो इसको बोलते हैं पेडिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिमेंट। यहाँ पे विंड इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे हवा जब बहता है इस एरिया से, तो इतना दूर का पहाड़ मतलब कि जो पत्थर है उसको हल्का हल्का काटते काटते एक स्लोपी एरिया बना देता है, ठीक है। तो इसके कारण जहाँ पे बनता है इसको बोलते हैं पेडिमेंट। और जब इस तरह कंप्लीटली प्लेन बन जाता है इस इलाके में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडी प्लेन। तो पहले पेडिमेंट होता है, उसी का वापस इरोजन होकर वो पेडी प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो पेडिमेंट और पेडी प्लेन क्या होता है, तो मतलब कि रॉकी सरफेस को, मतलब कि जहाँ पे माउंटेन का स्लोप वाला इलाका है वहाँ पे इसको काट काट के फिर इसको मतलब कर्वेचर बनाता है इस तरीके का, और बाद में फिर कंप्लीटली प्लेन बन जाता है, तो बन जाता है पेडी प्लेन। अभी जो है पेडिमेंट है, ठीक है। यदि हम प्लायाज की बात करें तो प्लायाज इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जैसे प्लायाज मेनली लेक होते हैं, प्लायाज मेनली लेक होते हैं। जो ओएसिस हम लोग पढ़ते हैं ना, ओएसिस आप लोग बचपन में मतलब कि 5-6 क्लास में पढ़ेंगे ओएसिस के बारे में, कि डेजर्ट वाले इलाके में बीच में ओएसिस पाया जाता है ना, जहाँ पे पानी होता है, आसपास हरे भरे कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे उगते हैं, है ना, जैसे तार के पेड़, खजूर के पेड़ सब उगते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्लाया एक लेक होता है। सिंपली ओएसिस ही समझ लीजिए कि ओएसिस को ही प्लाया बोलते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट इलाके में मेनली पाया जाता है। ये भी एक तरह का इरोजनल लैंडफॉर्म। एक्चुअली होता क्या है कि उस एरिया से बालू को बहुत ज़्यादा मतलब हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है इस एरिया से, ठीक है, इसके आसपास के एरिया से। इसके कारण यहाँ पे गड्ढा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। गड्ढा के फॉर्मेशन के कारण जब बरसात का मौसम आता है तो हल्का फुल्का कहीं से भी बारिश होता है तो सब जगह से पानी बह करके यहीं पे चला आता है और इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो इसके कारण एक लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम लोग प्लाया बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफ्लेशन हॉलो एंड केव के बारे में। डिफ्लेशन हॉलो और जो केव जो था, है ना, तो जैसे मेनली डेजर्ट वाले इलाके में ही होता है, ये भी डेजर्ट वाले इलाके में होता है डिफ्लेशन हॉलो एंड केव्स। तो जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डिफ्लेशन हॉलो है ना, मतलब कि एक हॉलो, डिफ्लेशन हॉलो इस तरीके का बनता है। ये जो बाहर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, चारों तरफ बालू ही बालू है, ये सब ये मेनली डेजर्ट इलाके में बनता है, ठीक है। तो विंड के कारण जितना इरोजनल पर्पस होता है या तो माउंटेन पे होगा या तो डेजर्ट पे होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो चारों तरफ बालू ही बालू है और बीच में क्या करता है, एक जगह कहीं से गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो गड्ढा बन जाने के कारण क्या हो, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलो। और इसी गड्ढा में एक केव टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलो केव, ठीक है। दोनों एक ही वर्ड है, जैसे आपको यहाँ बेटर समझ सकते हैं। ये वो होगा, क्या होगा, ये प्लायाज होगा, जो पानी वाला इलाका आपको दिख रहा है ये प्लाया हो गया, ये डिफ्लेशन हॉलो हो गया, ये जो है डिफ्लेशन हॉलो हो गया, ठीक है। यहाँ से बालू सब काफ़ी ज़्यादा उड़ाया गया और इसके अंदर यदि केव का फॉर्मेशन हो जाता है किसी कारणवश, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन हॉलो केव। तो यहाँ पे हम दोनों को समझे डिफ्लेशन हॉलो केव के बारे में। अब हम लोग समझ रहे हैं मशरूम रॉक के बारे में, ठीक है। 3 तरह का रॉक था, टेबल रॉक, मशरूम रॉक और पेडेस्टल रॉक, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये जो पिक्चर आपके सामने है इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। तो एक्चुअली ये बनता कैसे है, मतलब कि इसमें है क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम के जैसा दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो ये पहले एक पत्थर रहा होगा, कंप्लीटली एक पूरा ऐसे पत्थर रहा होगा और हवा क्या किया, इसके साइड को उड़ाते हुए लेके चला गया है, ठीक है।
हवा के कारण इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है इसका, और ऊपर का पोर्शन नहीं मतलब कि नहीं खत्म हो पाया, क्योंकि हवा ज़्यादा हाइट पे नहीं, मतलब कि हवा ऊपर जाने पे उसका स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हवा बह रही होगी उसका स्पीड ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, इधर के हवा के मुकाबले, इस कारण से यहाँ पे इरोजन ज़्यादा हुआ और यहाँ पे इरोजन थोड़ा कम हुआ, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग ये मशरूम रॉक का फॉर्मेशन है। अपने शेप के कारण इसका नाम, मेनली जो रॉक का जो भी है इस शेप के कारण इसका नाम रखा गया है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे, फिर हम लोग ये तो डिफ्लेशन हॉलो को देखें हम लोग ये दोनों को। ये जो है टेबल रॉक है सेम चीज़, इसी तरह से मशरूम रॉक का फॉर्मेशन हुआ उसी तरह से इसका भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सॉरी ये पेडेस्टल रॉक है ना। पेडेस्टल किसको बोलते हैं? जिस पर झंडा वगैरह फहराया जाता है या फिर जहाँ पे मूर्ति लगाया जाता है, ये उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये भी उसी तरह का है, लेकिन ये कम्प्लीटली मशरूम के शेप का नहीं हो पाया। जैसे यही इस शेप में इसका इरोजन होता है, ऐसे थोड़ा इरोजन हो जाता है, तो ये भी मशरूम रॉक बन जाता है ना। तो ये जो है पेडेस्टल रॉक है, ये भी इरोजन हवा के कारण नहीं हुआ, हवा के कारण इतना दूर का पत्थर कटते हुए फ्लो कर गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये टेबल लैंड है, ठीक है। ये कम्प्लीटली प्लेटू टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये टेबल रॉक है, सॉरी टेबल रॉक है। ये भी एक इरोजन के कारण हुआ, पहले एक पहाड़ हुआ करता होगा ये, और मतलब कि ये 10-15 दिन में नहीं हुआ है, काफ़ी हज़ारों वर्ष लग जाते हैं इस तरह के फॉर्मेशन होने में। तो हवा इधर से पास करते करते इतने दूर की इरोजन कर दी और कंप्लीटली इधर का इरोजन नहीं हो पाया, एक टेबल की तरह बचा हुआ है, ठीक है। अब फिर आगे इसका फिर से इरोजन होगा, तो टेबल रॉक के बाद ये बन जाएगा पेडेस्टल रॉक, पेडेस्टल रॉक के बाद ये बन जाएगा मशरूम रॉक, ठीक है। फिर धीरे धीरे रॉक वहाँ पे नाम निशान भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का वहाँ पे इरोजन होते रहेगा, ठीक है। इरोजन क्योंकि कंटिन्यूअस पर्पस है, ये कभी रुकने वाला है नहीं। तो वापस हम लोग अपने बुक पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले आया था पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन्स। तो ये क्या है? जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन एट देयर फुट, माउंटेन के फुट के पास जो इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर है, ठीक है, जहाँ पे हल्का कवर है किसी चीज़ का, डेब्रिज का, डेब्रिज मतलब पहाड़ पर से जो नदी के द्वारा बहाते लाया गया है, जो भी कूड़ा कचरा लाया गया है उसका हल्का कवर है वहाँ पे, उसको हम लोग पेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका यदि फ्यूचर इरोजन होते रहता है, इरोजन होते होते वहाँ पे कंप्लीटली प्लेन लैंडमास बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिप्लेन्स, है ना। दिस दैट्स ऑफ द हाई रिलीफ इन डेजर्ट एरिया रिड्यूस टू लोअर फीचरलेस कॉल्ड पेडिप्लेन्स। तो हम लोग पिक्चर के माध्यम से उसको देख लिए हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि प्लेन्स आर फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म इन द डेजर्ट। तो कहा जा रहा है कि डेजर्ट में प्लेन्स का मिलना काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे। इन बेसिन विथ माउंटेन्स एंड हिल्स, तो ऐसा बेसिन जहाँ पे माउंटेन और हिल चारों तरफ हो, ठीक है। ड्रेनेज इज टुवार्ड द सेंटर, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रेनेज जो होगा सेंटर के पास आएगा। And due to gradual depletion of sediment from basin margin, nearly level plain form at the center of the basin. In times of sufficient water, the plain is covered by a shallow water body. Such type of shallow lakes are called पलायाज, ठीक है। तो सिंपली एक लेक की तरह आप लोग बोल सकते हैं। और ऐसा पलाया प्लेन जिसमें सॉल्ट भी हो तो उसको अल्कैली फ्लैट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, द पलाया प्लेन कवर्ड अप बाय सॉल्ट इज कॉल्ड अल्कैली प्लेन, ठीक है। अगले डिप्लेशन हॉल और केव्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे उसी के बारे में दिखाया गया है कि विंड के कारण वेदर्ड मेंटल फ्रॉम द रॉक्स और सॉइल गेट ब्लोन आउट बाय द परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड करंट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में यदि विंड का इस तरह से फ्लो होता है तो वहाँ पे डिप्रेशन हॉलो बनता है। आगे चल के फिर केव के फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग मशरूम टेबल और पेडेस्टल रॉक के बारे में पिक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़े थे, है ना। तो ये था इरोजनल लैंडफॉर्म। अब हम लोग पढ़ते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो विंड भी काफ़ी एक बड़ा एक एजेंट है ना। विंड भी काफ़ी बड़ा एक सॉर्टिंग एजेंट है, कहने का मतलब विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट। तो डिपोजिशन कब होता है? जैसे हम लोग पढ़े थे कि इरोजन होता है उस समय काफ़ी स्पीड ज़्यादा होता है, फिर जैसे ही उसका स्पीड कम होते जाता है। स्पीड कम क्यों होता है? क्योंकि इरोजन के समय जो भी अपने साथ बॉडी लैंडमास को अपने उखाड़ कर ले गया है, मिट्टी हो या फिर बालू हो, कुछ तो अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा होगा ना, तो उसके कारण भारी हो जाने के कारण उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। स्पीड कम हो जाने के कारण वो डिपोजिशन करना चालू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड डिफरेंट साइज ऑफ ग्रेन्स एंड moves along the flow of rolling and saltation and carried in the suspension. In this process transportation itself material gets sorted, material कहीं पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे उसको हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो विंड के द्वारा जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थैंक्स गॉड पिक्चर दे दिया है, ठीक है। सैंड ड्यून्स में कई तरह के होते हैं, जैसे एक बरचांस है, नेक्स्ट सेफ, पाराबोलिक, ट्रावर्स सैंड ड्यून्स, ये सारे सैंड ड्यून के टाइप हैं। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, सब लोग को हर सैंड ड्यून के बारे में पढ़ते हैं। तो सैंड ड्यून्स एक तरह समझिए बालू का ढेर है, ठीक है। बालू का ढेर है, एक ही जगह बालू काफ़ी ऊंचा जो है उसको इकट्ठा कर दिया गया। तो ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर गुड प्लेसेज फॉर सैंड ड्यून फॉर्मेशन। तो कहा जाए जो ड्राई हॉट डेजर्ट है सैंड ड्यून फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस माना जाता है। ऑब्स्टेकल्स टू इनिशिएट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ड्यून कब फॉर्मेशन होता है? जब रास्ता में कोई ऑब्स्टेकल मिलता है, जैसे बालू अपने साथ हवा जो है अपने साथ बालू उड़ाते ले जा रहा है, रास्ता में कोई रुकावट मिला तो वहाँ पे वो जमा करने लग जाता है, ठीक है।
तो कहा जा रहा है ड्यून फॉर्मेशन के लिए ऑब्स्टेकल काफ़ी जरूरी है। देयर कैन बी ग्रेट वेराइटी ऑफ ड्यून फॉर्म, ड्यून कई तरह के हो सकते हैं, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून सर्कल बरचांस विद द पॉइंट और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम विंड डायरेक्शन। तो कहा जा रहा है क्रिसेंट शेप जो चांद का शेप होता है, इस शेप का यदि ड्यून्स बनता है उसको बरचान बोलते हैं। यदि इस शेप का हाफ क्रिसेंट शेप का यदि बनता है तो उसको हम लोग सेफ बोलते हैं। ठीक है, हाफ क्रिसेंट का बनता है उसको हम लोग सेफ बोलते हैं। उसके बाद कैसा होता है, तो ये जो देखिए जैसे यहाँ पे प्रोसेस भी बताया गया है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स बनता है। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स मतलब दो सैंड ड्यून इस तरीके से पैरेलल जमा होते जा रहा है। ठीक है, दो सैंड ड्यून इस तरीके से पैरेलल जमा होते हैं, उसको लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स बोलते हैं। या फिर ट्रांसफर सैंड ड्यून भी इसी तरीके से बनता है। ठीक है, मतलब कि हवा के डायरेक्शन में इस तरीके से जमा होते गया। उसके बाद बनता है पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। पैराबोलिक सैंड ड्यून्स पैराबोला के शेप का होता है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में पैराबोला हाइपरबोला के बारे में। तो इस शेप का जो होता है उसको पैराबोलिक सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस इस तरह के उसके बाद सेल्फ बनता है, और एट लास्ट जो सबसे डेवलप्ड सैंड ड्यून है उसको बोलते हैं बरचांस। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैंड ड्यून के डिफरेंट शेप को देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली शेप है ना, हर एक शेप के आधार पर ही बांटा गया है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, 3 पार्ट में इसको करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे इसका कुछ MCQ क्वेश्चन है, तो यदि पॉसिबल हो तो आप इसका क्वेश्चन मतलब कि इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है, चैप्टर 7। ठीक है, कल नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे फिर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।